माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में जीएस 4 यूनिट 3 एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी। एंड ऑब्जेक्टिविटी जब भी हम पढ़ेंगे साथ में सब्जेक्टिविटी ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एथिकल सब्जेक्टिविज्म, एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म, रोल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग एंड चैलेंजेस ड्यू टू ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग। हम इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात तो करेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी की ज़रूर बात करेंगे। ये क्या टर्म है सब्जेक्टिविटी समझने के लिए कंक्लूजन हम एंड में लेके आएंगे। तो पहले अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखें तो आज तक यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा, इस तरह की चीज़ें पूछी हुई हैं, वहाँ आप लिख सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखता है कभी, इस तरह की टर्म्स हैं, ऐसा कुछ दिखे, तो ऑब्जेक्टिविटी के बारे में ज़रूर लिखना। लोगों को ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस, ये सब आता है। ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर लोगों को बहुत कम नॉलेज है, और ऑब्जेक्टिविटी अगर आप अच्छा लिख दो आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर ले जाओगे हमेशा। ऑब्जेक्टिविटी के साथ सब्जेक्टिविटी की बात ज़रूर करना। सब्जेक्टिविटी अलोंग विद ऑब्जेक्टिविटी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ है, ठीक है, और सोशल वैल्यूज़ का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत से थिंकर्स ने कहा है, वो इस लेक्चर में हम बात करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें नहीं दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता दूं। कुछ लेक्चर्स जो थ्योरी लेक्चर्स हैं, आई एम ट्राइंग कि पूरा जीएस 4 एटलीस्ट बेसिक पार्ट यूट्यूब पर कवर करूं। जो एडवांस लेक्चर्स हैं या और कुछ चीज़ें, अप्लाइड एथिक्स, केस स्टडीज़, ये सारी चीज़ें, कुछ लेक्चर इसमें से यूट्यूब पर हैं, कुछ इसमें नहीं है। आपको इसके बाद कोई बुक पढ़ने की नीड नहीं, आप पढ़ नहीं पाओगे बुक। आप किसी भी बुक से कंपेयर कर लेना ना, उससे आपको कंटेंट मिलेगा नहीं। तो आप इस पेज को विजिट कर सकते हो। दिस इज पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस आईएएस स्पेशल कोर्सेज। अप्रोच वही है, प्रीवियस ईयर प्लस सिलेबस। एक एक चीज़, डिफरेंट बुक्स कॉपी करो, स्टैंडर्ड बुक्स लेके आओ, सेकेंड ARC, रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पर आप जा सकते हो। आई एम द मेन फैकल्टी, बाकी लोगों ने भी कोर्सेज लिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जीएस मेंस क्लासरूम का भी पार्ट है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल कोर्स का पार्ट है। स्पेशल कोर्सेज अगर आप देखो तो एक और अटेम्प्ट मत लेकर आओ। दैट इज द बेसिक थीम ऑफ स्पेशल कोर्सेज। वापस आते हैं ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी पर। सबसे पहले आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन से हम बात करते हैं। यूपीएससी में हम पेपर देते हैं 3 स्टेज में। एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरे की बात हम अभी नहीं करते हैं। प्रीलिम्स आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज। वहाँ पर आपको इस तरह की एक OMR शीट दी जाती है जहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3, 4 4 गोले दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेम 4 गोले आपको यहाँ भी दिए जाएंगे सब जगह। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर A है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर D है। अगर आपने A मार्क किया तो आपको +2 मार्क्स मिलेंगे। A के अलावा आपने कोई भी मार्क किया देन आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में सेम चीज़ है, अगर D के अलावा आप कुछ और करते हो तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। ये अलग बात है कि आप कहो कि A सही है गलत है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आंसर की के अकॉर्डिंग ये है तो यही है, फिर यही सच है। मेंस में क्या है, सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ई लर्निंग के क्या चैलेंजेस हैं, आप उनको कैसे दूर करोगे। आपने अपनी नॉलेज के बेस पर 10 चैलेंजेस लिख दिए, 10 सॉल्यूशन लिख दिए, ठीक है। आपने कोई 10 सॉल्यूशन लिखे, दूसरे बंदे ने कोई 10 सॉल्यूशन लिखे, एग्जामिनर के माइंड में कोई तीसरे 20 सॉल्यूशन थे, वो उसके हिसाब से आपको असेस करेगा, अपनी नॉलेज को रिकॉल करेगा, अपनी नॉलेज के बेस पर आपकी जो कॉपी है उसको असेस करेगा, आपको मार्क्स देगा। दैट इज सब्जेक्टिविटी। हो सकता है आपके 10 पॉइंट दूसरे बंदे के 10 पॉइंट से टोटली अलग हो, नंबर दोनों को सेम मिले। सो दिस इज सब्जेक्टिविटी। तो दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। या तो आप सही हो या आप गलत हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। टॉस उछला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। बट सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी से जिंदगी चलती नहीं है, सब्जेक्टिविटी लानी पड़ती है। जब आप डिसीजन मेकिंग में होते हो ना, तो आप ऑब्जेक्टिविटी जिस दिन टोटली ले आओगे, लोग आपको तानाशाह कहने लगेंगे। सब्जेक्टिविटी, ये तो एक बहुत ही पॉपुलर मीम है जिसे प्यार से मेमे कहते हैं। इस बंदे के अकॉर्डिंग ये 6 है, इस बंदे के अकॉर्डिंग 9 है। अब आप किसे सच कहोगे किसे झूठ कहोगे, दोनों ही सच है, दोनों ही झूठ है। सो दिस इज सब्जेक्टिविटी। तो यहाँ से हमारी बनती है ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन। डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और बता दूं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कहती है ट्रुथ रिमेन्स ट्रू अंडर ऑल कंडीशंस। कुछ भी हो जाए
truth remains true under all conditions independent of human perception. हमारी आपकी थॉट प्रोसेस ये डिसाइड नहीं करेगी कि मतलब ये चीज सही है गलत है, बारिश हो रही है तो हो रही है। गांधी जी ने ये कहा था कि ट्रुथ इज ट्रुथ इवन इफ यू आर अ माइनॉरिटी ऑफ वन। ठीक है, हो सकता है कि आपको सुनने वाला कोई और ना हो, इवन इफ यू आर अ माइनॉरिटी ऑफ वन, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, जिस बंदे ने ये पहली बार कहा था कि सूरज नहीं धरती के चारों तरफ घूमता है, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, ही वॉज द माइनॉरिटी ऑफ वन, फिर भी ही वॉज करेक्ट। तो ये कहलाती है ऑब्जेक्टिविटी। अ ट्रूथ रिमेन्स ट्रू अंडर ऑल द कंडीशंस। यहां पर आपके परसेप्शन, आपके थॉट, आपके वैल्यू सिस्टम वो सब काम नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी। ये सब्जेक्टिविटी कहां से आती है? परसेप्शन से। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, क्या एटीट्यूड रखते हो, क्या आपके इमोशन है, क्या इमेजिनेशन है, मेंटल मैप कैसा है आपका इन्वायरमेंट एंड नेचर को लेके। सो दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। बारिश हो रही है तो हो रही है, बट यहीं अगर हम सब्जेक्टिविटी की बात करें, बारिश हो रही है दैट इज फाइन, लेकिन वेदर प्लेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, बारिश हो रही है, मुंबई के लोगों को कहोगे तो मुंबई के लोग कहेंगे क्या बराबर बारिश लगी पड़ी है, मतलब हमारी लोकल जाम में हम जा ही नहीं पा रहे हैं। मुंबई के लोगों के लिए वही बारिश एक खराब वेदर का एग्जाम्पल है, वही दिल्ली और बुंदेलखंड के लोगों के लिए लगान के आमिर खान को डांस करा देगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी ये कहती है फैक्ट इज ट्रू ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये क्वालिफाइड ट्रूथ है, क्वालिफाइड ट्रूथ। ठीक है, ओनली ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशंस। सर्टेन कंडीशंस कहां से आएंगी? जैसे मैंने कहा ये वेदर, मुंबई वालों के लिए बारिश खराब है, उन्होंने कुछ परसेप्शन जिया है, लाइफ के कुछ उनके इमोशंस हैं, उनके परसेप्शन है, उनके कॉन्शियसनेस है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जिनके बेस पर उन्होंने अपनी लर्निंग बिल्ड की थी। कॉग्निटिव एलिमेंट ऑफ एटीट्यूड पर अगर आप जाओगे तो जो एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड के 3 पार्ट होते हैं। एटीट्यूड में होता है कॉग्निटिव, ठीक है, बिहेवियरल, एंड आपका होता है एंड थर्ड वन इज अफेक्टिव। कॉग्निटिव नॉलेज होती है, अफेक्टिव आपके दिल की बात करता है। कॉग्निटिव मतलब दिमाग, माइंड, अफेक्टिव मतलब हर्ट, और बिहेवियरलिज्म मतलब आपकी उससे आती है सब्जेक्टिविटी। बिहेवियर आप कैसे करते हो, आपके दिमाग को ये काम दिया गया है कि दिल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। ठीक है, सो फैक्ट इज ट्रू ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस एट सर्टेन टाइम्स इन सर्टेन प्लेसेस फॉर सर्टेन पीपल। हो सकता है वेस्ट एशिया में वॉर छिड़ा हुआ हो, कोई कहे कि ये बहुत अच्छी बात है, दूसरा कहे कि यार ये खराब बात है, दोनों के लिए चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल आप रेन एंड वेदर का ले सकते हो। सब्जेक्टिविटी की खास बात क्या होती है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी इसमें नहीं होती है। कॉन्शियसनेस, ह्यूमन एजेंसी, परसेप्शन, इन चीज़ों को लेकर सब्जेक्टिविटी बिल्ड होती है। लेकिन ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गए। अब आता है रोल सब्जेक्टिविटी एज अ ह्यूमन वैल्यू। बहुत से थिंकर्स ने ये चीज़ कही है कि सब्जेक्टिविटी ही तो सच है, दुनिया में जो कुछ है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। कैसे अलग होता है? सब्जेक्टिविटी की वजह से। हम मशीन तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं। ठीक है, सोरेन के गार्ड ने भी यही कहा है। बिहेवियरलिज्म ये कहता है सब्जेक्टिविटी में पीपल बिहेव रैशनली, लोग हमेशा ही रैशनल बिहेवियर करते हैं, बट विद इन कॉन्स्ट्रेंट्स द कल्चर इन विच दे हैव बीन सोशलाइज्ड टू मेक डिसीजन। एक बंदा अगर चोरी कर रहा है तो ही इज डूइंग अ रैशनल बिहेवियर। आपको नहीं पता वो चोरी क्यों कर रहा है, पैसों की नीड हो, कुछ नहीं, उसने अपना बिजनेस बना रखा हो कि चोरी करके मैं माल बेचूंगा, या हो सकता है उसको अपने बच्चे के लिए खाना अर्न करना हो, या उसको कुछ और रीजन हो, तो उसने तो रैशनल बिहेव किया। आपके लिए वो सही गलत हो सकता है, उस बंदे के लिए तो वो हमेशा सही है। इंसान हमेशा ही रैशनल होता है, बट विद इन कॉन्स्ट्रेंट्स। उसको जो चीज सिखाई गई है, इन्वायरमेंट को जिस तरह से उसने देखा है उसी तरह से वो काम करेगा। द कल्चर इन विच दे हैव बीन सोशलाइज्ड टू मेक डिसीजंस। सब्जेक्टिविटी की वजह से ह्यूमनिज्म आता है और बिहेवियरलिज्म आता है। ऑप्शनल में हम ये 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं बहुत ही शॉर्ट में। ह्यूमनिज्म वो होता है जो ह्यूमन एजेंसी को कंसीडर करता है, रोल ऑफ ह्यूमन कंसीडर करता है। बिहेवियरलिज्म मतलब होता है इंसान किस तरह से बिहेव करता है। बिहेवियरलिज्म मतलब हम इन्वायरमेंट या नेचर को देख के एक मेंटल मैप बनाते हैं।
ठीक है, उस मेंटल मैप के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। अगर हम शिमला जाएंगे सर्दियों में तो मतलब हमारा मेंटल मैप ये होगा कि वहाँ सर्दी ही होगी, आप अपना एक पूरा स्वेटर का बैग भर के ले जाओगे। लेकिन हो सकता है कि आप सर्दियों में ऊटी जाओ या मैसूर जाओ, बेंगलोर जाओ, आप ना ले जाओ, और इट माइट बी पॉसिबल कि सेम डे बेंगलोर ज़्यादा ठंडा हो शिमला से। तो आपका मेंटल मैप आपको क्या चीज़ सिखाता है, उससे हमारा बिहेवियर आता है, उसी से सब्जेक्टिविटी जन्म लेती है। ऑब्जेक्टिविटी लीड्स टू क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन से क्या होता है, हम लोगों को बिल्कुल एक डेटा की तरह देखते हैं। यूपीएससी ने क्या कहा कि 600 लोग ही सेलेक्ट होने, 600 होंगे। हो सकता है 601 बंदा इनसे ज़्यादा अच्छा हो, या हो सकता है 600 वाले का और 601 वाले के सेम मार्क्स आए हो, बट इसको दूसरे फैक्टर की वजह से इग्नोर कर दिया गया हो। क्वांटिफिकेशन क्या करता है, ये आपको डेटा बना के रख देता है। आप डेटा से ज़्यादा कुछ नहीं हो, आप पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं हो, ठीक है। आप बिग डेटा का पार्ट बन जाते हो। यहां से आता है एथिकल सब्जेक्टिविज्म। एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म से पहले हम एथिकल सब्जेक्टिविज्म पढ़ते हैं, ठीक। आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी दी है रोड्रिक फिफ्थ ने। इन्होंने ये कहा है राइट एक्ट वो होते हैं जो कि एक इम्पार्शियल या रैशनल ऑब्जर्वर अप्रूव कर दे। थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक चीज कही जाती है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन। दिखना चाहिए कि जस्टिस हुआ है, ऐसा नहीं कि जस्टिस हो गया उसको आप जस्टिस नहीं कहोगे। अगर परसेप्शन हो गया कि रॉन्ग है तो फिर वो गलत ही माना जाएगा दुनिया में। दिस इज एथिकल सब्जेक्टिविज्म। राइट एक्ट वही होते हैं जो इम्पार्शियल और रैशनल ऑब्जर्वर अप्रूव कर दे। जो ट्रुथ ऑफ मोरल स्टेटमेंट्स हैं वो उनकी वैल्यू, एटीट्यूड, फीलिंग, बिलीव एटसेट्रा इन चीजों से ही आने ही चाहिए। आप कहो कि बंदे को सैलरी आपने दी नहीं, वो काम कर ले, सैलरी 2 दिन डिले हुई, कैसे काम कर लेगा? तो उसके अगर आपने फीलिंग्स को हर्ट कर दिया तो आप ये समझो कि उसकी जो आउटपुट है, परफॉर्मेंस है, वो नहीं आएगा। सो दिस इज एथिकल सब्जेक्टिविज्म। इसके बाद अब धीरे धीरे हम अपने टॉपिक को टर्न करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की तरफ। एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म जो अभी तक हमने पढ़ा वही है, द ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ टिपिकल मोरल जजमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन बिलीफ और फीलिंग ऑफ एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन। उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, जो सच है वही सच है, जो गलत है वही गलत है, ठीक है। जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंस के प्रिंसिपल्स के तरह होते हैं। मोरल प्रिपोजिशंस आर सेम, सिमिलर, एनालॉगस टू प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। जहां हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं वही ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है। इन चीज़ों का कोई रोल होता ही नहीं है। अब यहाँ इश्यूज आते हैं जो आपकी साइंस है वो ऑब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं। साइंस में भी चीज़ें गलत होती हैं, कभी न्यूटन थे, कभी आइंस्टाइन थे, कभी कोई था, कभी कोई था, ठीक। बट जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस की तरफ तो नहीं है, ना तो परफेक्टली ब्लैक हैं ना ये परफेक्टली वाइट है, वो क्या है, ग्रे है। इन दोनों के बीच का मिक्सचर, ना तो कुछ सही है ना कुछ गलत है, कुछ बीच की ही बात है। तो वहाँ ऑब्जेक्टिविटी आपको इशू क्रिएट करती है डिसीजन मेकिंग में। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑब्वियसली क्रूशियल है डिसीजन मेकिंग में। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया या आईपीसी ने कह दिया कि ये क्राइम करने पर ये पनिशमेंट मिलेगा, या इस आर्टिकल के तहत इस बंदे को या इस ग्रुप को ये राइट्स मिलेंगे, तो वो राइट्स आपको देने ही पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच डिसीजन है क्रूशियल मेकिंग में। लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच अनमैनेजेबल हो सकती है क्योंकि लोग हमेशा एक बायस्ड और सेल्फ इंटरेस्टेड अप्रोच लेंगे ही लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिविटी की वजह से स्टेटस को भी आता है। आप चेंज नहीं करना चाहते हो, अगर डिसीजन मेकर को बता दिया कि ये लॉ है, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको यही फॉलो करने हैं। स्टेटस को है जो आपका जो सिविल सर्विसेज है उसमें रिफॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत है कि ऑब्जेक्टिविटी के बियॉन्ड जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी के ऊपर जाए हम। आप रिफॉर्म्स ला ही नहीं पाओगे, आप लॉ सोशल नॉर्म्स को इनको फॉलो करते रहोगे, चेंजेस कैसे लाओगे? एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस बार GS4 का एक क्वेश्चन उठा के प्रीलिम्स में पूछ दिया। क्यों पूछा? बहुत वैल्यू है इस चीज की। आपको ये समझना चाहिए कि आप पॉलिसी मेकर बनने नहीं जा रहे हो, पॉलिसी एग्जीक्यूटर बनने जा रहे हो। पॉलिसी मेकिंग करनी है तो जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। सो डिसीजन मेकर सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे के बारे में सोचता है, कल के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा। ऑब्जेक्टिविटी की वजह से स्टेटस कोइस्ट अप्रोच आती है। परेटो ऑप्टिमैलिटी, जब ऑब्जेक्टिविटी के साथ दिक्कत क्या होती है, आप करना तो चाहते हो सबका भला, यूटिलिटेरियनिज्म, लेकिन आपको एक चीज देखनी पड़ेगी,
डिसीजन मेकर ये चीज देखेगा कि अगर एक बंदे का अच्छा होगा तो दूसरे का गलत होगा ही होगा, लेकिन ये चीज आप कैसे करोगे? अगर एक बंदे का आप अच्छा करो तो दूसरा हार्म ना हो, उसके लिए हम परेटो ऑप्टिमैलिटी देखते हैं, दोनों का थोड़ा थोड़ा गलत, और दोनों का थोड़ा थोड़ा गलत हुआ वहां पर आप सब्जेक्टिव हो गए। तो सॉल्यूशन इसका जॉन राउस देते हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए फ्रॉम बिहाइंड अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल होता है कुआं, दुनिया में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, आप यहां बैठ के डिसीजन दोगे। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो लोग बनाएंगे जो ओरिजिनल पोजीशन में या फिर एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में बैठे हुए हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस एंड ओरिजिनल पोजीशन जॉन राउल्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस या ओरिजिनल पोजीशन ये कहता है कि लॉ ऐसे आदमी को बनाने देना चाहिए जिसका सोसाइटी से कोई लेना देना ना हो, जिसे ना पता हो इस तरफ क्या हो रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस वुड बी चोजन बाय पार्टीज इन ओरिजिनल पोजीशन। तो डिसीजन मेकिंग भी यही होनी चाहिए। आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप एक जज हो तो यहाँ आपका लड़का खड़ा है, आपकी बहू खड़ी है, आपकी सास खड़ी है, आपका दोस्त खड़ा है, या कोई एक अननोन पर्सन खड़ा है। अगर आपके रिलेटिव गलत है, ये सही है, तो आपको उसी तरह से डिसीजन देना पड़ेगा। आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस को इग्नोर नहीं करना है। डिसीजन शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, बायसनेस और पर्सनल प्रेजुडिसेस। इनके बेस पर नहीं होना चाहिए। तो जॉन राउल्स का ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, ठीक है। एक्सपर्ट और प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हो, सब ठीक है, फालतू चीजें हैं, ठीक। इंपार्शियल डिसीजंस लेने, इंपार्शियलिटी हमने पढ़ा था ना, इंपार्शियलिटी से ऑब्जेक्टिविटी आती है और ऑब्जेक्टिविटी के लिए इंपार्शियलिटी, दोनों जरूरी हैं। ऑब्जेक्टिविटी मे नॉट ऑलवेज बी डिजायरेबल, ये एक डिजायरेबल ट्रेट तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव होके ही आप हमेशा ये काम कर लोगे। ड्वाइट वॉल्डो के जो 12 ऑब्लिगेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो आप जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप गुडविल ऑफ सोसाइटी या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी इज द अल्टीमेट डिजायर्ड ट्रेट। तो इस पॉइंट के साथ इस लेक्चर को हम करते कंक्लूड। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट वाज माय टाइम। सिनॉप्सिस आईएएस रीडिफाइन एजुकेशन।